एक अनकन्वेंशनल सा सवाल पूछूं जो मेरा एक पर्सनल सवाल है मुस्तफा भाई आपसे। मैं तो अनकन्वेंशनल सवाल का आदी हो गया हूं। मुझसे आप कन्वेंशनल सवाल पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि कुछ अजीब हो रहा है, तो आप पूछें जो आपको पूछा। पूछना चाहता हूँ, नो डाउट कि अगर कराची की सियासी तारीख में देखा जाए तो आपके जो जब आप नाज़िम थे, इतने हम ऑलमोस्ट ब्रिजों से ट्रैवल करके आते हैं जाते हैं, वो 99% मेरा ख्याल आपने बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बड़ा डेवलप किया, एक बड़ा गोल्डन एरा जो है वो समझा जाता है आपकी निजामत को। और MQM और अल्ताफ हुसैन की जो पार्टी थी, अब तो थी कहना चाहिए उसको, यू वर द शाइनिंग स्टार ऑफ इट। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मुस्तफा भाई कि आप वापस आए, आपने तमाम जो असलियत है वो बयान की, मुझे आपके आंसू भी याद है, और मैं दिली तौर पे मानता हूँ कि आप दिल से वो आपका दुख था जो आप दिल से रोए। इंसान दुबई में बैठा था, उसको एकदम एहसास हुआ अपनी कौम का और वो वापस आ गया। क्या वाकई ये बात थी मुस्तफा भाई? इस पे इसकी बैकग्राउंड में जाए बगैर, तमहीद बाने बगैर, मुझे वैसे ही अभी ऑफ द कफ ये वाली बात वैसी ध्यान में आ रही है, और आपको बताऊं कि मैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक लॉजिक दूंगा आपको हमजा भाई, और उसमें यह है कि मैं आपको कन्विंसिंग किस्म की एक लॉजिक दूंगा। लेकिन एक और मैं बात कहता हूं, ये जो चंद माह में लाखों लोगों का हमारे साथ जुड़ जाना है ना, किसी इंसान को अल्लाह ताला ने ये पावर दी ही नहीं है कि किसी एक दिल को भी वो अपनी तरफ कन्वर्ट कर सके। ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब आप झूठ ना बोल रहे हो अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जब हम आए थे, हम अपने घर से निकलने के काबिल नहीं थे। बिल्कुल, इस शहर में बड़े बड़े फिरौन, उनकी हुकूमत थी, सारी चीजें थी। हमजा भाई, आज की सारी सिचुएशन को देखकर आपको नहीं लगता कि हम जो है वो सच बोल रहे थे? मैं उसकी लॉजिक पे बाद में आता हूँ। ये जो इंडिकेटर्स हैं लोगों का जुड़ना है, ये हो नहीं सकता अगर आप झूठ बोल रहे हो। सर इस तरह जलसे तो बड़े बड़े जो है वो एक जमाने में अल्ताफ हुसैन भी करते रहे थे। नहीं 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 हमजा भाई, इस जलसे में करने में और अल्ताफ हुसैन साहब के एनवायरनमेंट में और हमारे एनवायरनमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। वो एनवायरनमेंट दूसरा था। अल्ताफ हुसैन साहब के सामने कोई अल्ताफ हुसैन नहीं थे एज अ चैलेंज। अल्ताफ हुसैन साहब के सामने कोई ऐसी पावर नहीं थी कि जिसके पास टीमें हो, मारने मरने वाली चीजें हो, सारा आप देखें ना इन 8 महीनों में हो क्या क्या गया। आज जो है वो अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारा इम्तिहान लेना था कि आया कि हम खड़े होते नहीं होते, और अल्लाह ताला ने एक एक करके सारे बुत गिराता चला गया। नंबर 1। अब मैं आपको बहुत बढ़िया सवाल के जवाब पे आता हूँ। देखिए, मेरे पास तो हथियार नहीं है। मैं तो लोगों को गन पॉइंट पे नहीं बुला रहा। मेरे पास तो MNA MPA नहीं है कि मैं किसी को लालच दे के बुला रहा हूं। मेरे पास तो काउंसलर नहीं है। फिर अगर लोग मेरे साथ जमा हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मेरे पास तो आने वाला MP अपने इस्तीफे को देकर आ रहा है, अपनी पोजीशन को छोड़कर आ रहा है। मेरे पास आने वाला MNA अपनी पोजीशन को छोड़कर आ रहा है। तो ये सारे अगर इंडिकेटर्स आप देखें तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये झूठ पे हो रहा है। तो मैं आई लिव इट ऑन यू कि जी अब यहाँ पे लोग जाने और आप जाने, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है ना। अब आपके ओरिजिनल सवाल की लॉजिक पे आ जाते हैं। देखें, अचानक नहीं हुआ ये हमजा भाई। 2013 में मैं MQM छोड़ कर गया हूँ। उस वक्त छोड़ कर गया हूँ कि मैं उनका ब्लू आइट बॉय था। अब मैं मुस्तफा भाई छोड़ के गए क्यों थे मुस्तफा भाई आप? देखिए, मैं छोड़कर इसलिए गया था कि जिस कमरे में मैं बैठकर उस पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहा था, ये उससे 2013 को मैं छोड़कर गया हूँ। ये उससे भी 2-3-4 साल पहले की बात है। लेकिन 2008 से 2013 तक हम हुकूमत में रहे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहे। हम 4 दफा से 5 दफा हुकूमत से बाहर आए हैं और फिर उससे कम तनख्वाह पे दोबारा वापस चले गए हैं। बदतरीन किस्म की हमने गवर्नेंस की है हुकूमत में रहते हुए। हमारा मजाक उड़ गया इस कराची हैदराबाद अपने मैंडेट पे। रात में हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे कि हुकूमत से बाहर हैं। सुबह हमसे फूलों की पत्तियां जमा करवाते थे कि जी रहमान मलिक आ रहे हैं। उनको वही लोग जो रात में उनको बुरा कह रहे होते थे, सुबह उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे होते थे। ये सारे फैसले वहां से होते थे। PTI को 9 लाख के करीब वोट मिला, तो हमने ये और इन्हीं हरकतों हमारे करतूतों की वजह से उनको वोट मिला। मैं समझता हूं कि वो PTI की मोहब्बत में नहीं, हमारी नफरत में उनको वो वोट पड़ा कि लोगों ने कहा कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड तुमने लिया है, अब हम देखो कैसा तुम्हें जो है मजा चखाते हैं। हम ये समझे कि शायद अब अकल आएगी।
लेकिन वो अकल नहीं आई जब इंसान छोटा होता है, उसमें उसकी प्रॉब्लम होती है उसके डीएनए में, तो वो फिर छोटे लोगों पर अपना ब्लेम डालता है अपने करतूतों का। उन्होंने फिर अजीब ड्रामेबाजी शुरू कर दी, कभी केटीसी के इंचार्ज को बुरा के ऊपर सारे थोप दिए कि चाइना कटिंग और फलां कटिंग और ये वो सारे अमाल के सब चीज़ों के जिम्मेदार होते। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमें लगा कि नहीं, अब ये लाइलाज हो गया मर्ज, जिस कमरे में बैठकर मैं अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहा हूं, अगर मैं खामोश बैठा रहा तो दैट मींस कि मैं पार्टनर इन क्राइम हूं, मैं रोक नहीं सकता, तो कम से कम मैं छोड़ तो सकता हूं सारी चीजों को। तो उस गुनाह का हिस्सा ना होने की वजह से, ना होते हुए मैंने अपनी उन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को तर्क करके, और माइंड यू कि ये एमक्यूएम है, यहां पर छोड़ के जाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत सारी मतलब वो एक मुस्तफा भाई हदीस भी है ना कि अगर कुछ बुरा देखो तो उसको हाथ से रोको, नहीं रोक सकते तो जबान से बुरा कहो, वो भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा समझो। तो मेरा ख्याल है आप वो ईमान के आखिरी दर्जे में उस वक्त आपने कहा मैं दिल में बुरा समझ के मैं छोड़ के जा रहा हूं। दर्जे बिल्कुल नेचुरल, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। आप चले गए दुबई जी, फिर मैं चला गया दुबई, मेरा कोई इरादा नहीं, मैं समझ रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर लिया है, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर लिया कि मैं इतनी मिस्री के मैं जब छोड़ने से पहले मुझे बहुत सारे खदशात थे। मैं समझता था कि मेरी जिंदगी चली जाएगी, मेरी इज्जत मेरी बिगाड़ेंगे, मेरे रिस्क का क्या होगा। फिर मैं काउंटर करता था कि रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, जिंदगी देने वाला अल्लाह ताला है, जिंदगी लेने वाला अल्लाह ताला है, इज्जत जिल्लत देने वाला वो है अल्लाह ताला। छुट्टी पे तो चला नहीं गया। फिर मैं खुद को काउंटर करता था, तो फिर मैंने ये फैसला किया कि नहीं, ये सारी चीजें अगर होनी होंगी तो ठीक है, मैं छलांग लगाता हूँ इस अंधेरे कुएं में। फिर मुझे अल्लाह ताला ने रोशनी दिखाई, मेरे रिस्क का भी बंदोबस्त कर दिया, मेरी इज्जत भी खराब नहीं होने दी, मुझे जो है वो मेरी जिंदगी भी जो है वो उसने बचाई, सारी चीजें की। फिर लेकिन मैं खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर सका। डेफिनेटली यहाँ पर खबरें सुनता था, देखता था, तमाम जो है वो स्पीचेस सुनता था, जिस जगह से मैं 6-8 महीने साल भर तो मैंने बहुत आराम से गुजारे। फिर जिस तरह की ये स्पीचेस करते थे अल्ताफ हुसैन साहब हमारे जाने के बाद, आपने सुनी होंगी, कभी कारकुनों को कैमरे लगाकर बता रहे हैं कि ये बताते हैं कि भेजा कैसे निकाला जाता है इंसान का, इंसान को कील कैसे ठोकी जाती है, खवातीन मर्दों को बिठाकर इतनी सारी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद है, सारे पाकिस्तानी देख सकते हैं, मौजूद है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो वो अल्फाज इंटरनेट पे जो मौजूद है वो अल्फाज मैं दोहरा भी नहीं सकता। यहाँ पे एपीएमएसओ के बच्चों को बैठाकर ये कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी तरह कारकुन होता तो मैं 100 बंदे अकेले मारता। कभी जर्नलों को गालियां, सुबह माफी, रात को गाली, सुबह माफी, पार्टीज के लोगों को गालियां, जर्नलिस्टों को गालियां। गर्ज ये कि वो तबाही बर्बादी, कारकुनों को कह रहे हैं कि कमांडो ट्रेनिंग हासिल करो, क्लिफ्टन पे जाकर असला चलाने की ट्रेनिंग हासिल करो। जर्नलों को कह रहे हैं कि डीजी रेंजर्स को कह रहे हैं कि इनको मैं कब्र से निकाल कर इनकी लाशों को मैं टांगूंगा। वो सिर्फ मकसद ये कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट अपने होश हवास खो बैठे और गुस्से में कोई एक्शन ले, ऊपर इस वर्कर्स के ऊपर और एक्शन ले 400-500 हजार लोग मार दे। माइंड चेंज हुआ और आपने डिसाइड किया कि मैं वापस आ रहा हूं। नहीं, फिर माइंड इस तरह चेंज हुआ। फिर मैं सोचने लगा कि अल्लाह ताला के, मैं ये सोचने लगा कि क्या मेरी बचत मरने के बाद मुझसे सवाल नहीं होगा, मेरी बचत हो जाएगी कि मुझे अल्लाह ताला ने इस लेवल पे लेकर आया, मेरे सामने से सारे पर्दे उठाए, मुझे इस दुनिया की नजरों में मुझे अच्छा किया, मुझसे गलती से भी कोई गलती नहीं करवाई। क्या उसकी मखलूक यहाँ पर तबाह हो रही है, ड्रैग कह रहा है एक आदमी, उसको खाई में गिरा रहा है, और मैं बैठकर जो है वो अपने लग्जरियस लाइफ गुजारूं, क्या मुझसे सवाल होगा? तो मैं क्वेश्चन करता था खुद से। तो मैं कहता था नहीं यार, मैं जो है वो मैं अकेले क्या कर लूंगा जाके, मैं तो मेरी कौन बात सुनेगा? इतने बड़े अल्ताफ हुसैन, इतनी बड़ी जो है उनकी पार्टी, इतना बड़ा सारा सिलसिला। तो फिर मैं डेफिनेटली सुनी है बातें और आगे पीछे पढ़ा लिखा है कि अल्लाह ताला इंसानों से को इस वाली बात पे हिसाब नहीं लेगा कि तुमने लोगों को हिदायत क्यों नहीं दी, इसलिए कि हिदायत देने का काम जो है अल्लाह ताला के हाथ में। पैगंबरों को भी ये शर्फ नहीं बख्शा उसने, पैगंबरों को भी अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को भी कहा है कि सिर्फ दावत देना तुम्हारा काम है। लोग सुने या ना सुने वो आपकी मैंने ये बात सोची कि मरने से, अगर मैं मरूंगा, मरने के बाद अगर मुझसे पूछा जाएगा कि तूने आवाज क्यों नहीं उठाई जब ये सब कुछ हो रहा था, तो मैं अल्लाह ताला को जवाब नहीं दे पाऊंगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं ये करने नहीं आया था जो अल्लाह ताला ने आज ये करवा दिया। बिल्कुल मुस्तफा भाई, आपसे आमिर भाई जो है वो सवाल करने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहता चलूं, जो आपने रीजंस बताए हैं, हालांकि सब जानते हैं यहाँ पे आप गवाह मुस्तफा भाई, मेरी आपसे पहली दफा बात हो रही है, जिंदगी में मेरी पहली दफा बात हो रही है आपसे। जी, मेरी पहली दफा बात हो रही है, और मैं आपसे आज तक कभी मिला भी नहीं हूँ, कभी भी नहीं मिला आज तक। ना मेरी पीएसपी से कोई एफिलिएशन है, ना मैंने
कभी इनको पब्लिकली कहीं सपोर्ट किया है सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं एक बात यहाँ आपको बताता चलो प्योरली एज अ पाकिस्तानी। देखें, अगर ये बात कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब कि जी मेरे दिल में है, और ये वो रीजंस हैं जो सारे बिल्कुल ठीक हैं, अगर हम बाकी इंसान हैं, मुसलमान हैं, तो ये किताबी बातें नहीं है। आमिर भाई आपसे भी कह रहा हूँ, कतरीना से भी कह रहा हूँ, ये किताबी बातें तो नहीं है ना कि हम जिंदा हैं, हमने एक दिन मरना है और सबने मरना है, और एक दिन उठ के हमने जवाब देना अपनी जिंदगी का। तो ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने ये पहली दफा सुनी ना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मुझे लगा नहीं यार, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। ये आजकल के ज़माने में कहाँ होता है कि एक बंदा बैठा है और वो कह रहा है कि जी मैंने सोचा कि मैंने जवाब दे होना है तो मैं अपना ज़मीर की आवाज़ सुन के यहाँ पे आया, बट देन आई रियलाइज समथिंग, आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता कि इनके दिल में क्या है, और इनकी डीड्स अभी तक ये साबित कर रही हैं कि ही डजंट हैव एन एजेंडा अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग पीपल। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो दिल की बातें तो अल्लाह जानता है सर, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं मुस्तफा भाई, यही बातें अगर आज हम अपनी रियल लाइफ में एक्सेप्ट कर लें और इनको फिक्शन या किताबी बातें ना माने, बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं जी। तो हैट्स ऑफ टू यू, एंड प्लस मैं तो आपको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो आपने हैदराबाद के अंदर जलसा किया। और अब देखते हैं जी कराची के बारे में आपसे मेरा ख्याल आमिर भाई जरा सवाल पूछना चाहते हैं, बड़ी देर से वो पूछना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा जनाब मुस्तफा कमाल साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जाहिर है कि ये जो आपने सब चीज़ें बयान की, ये कई मरतबा हम लोग सुन चुके, और ये चीज़ जो है पूरे कराची के लोग और पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि आपने किन हालात में छोड़ा और किन हालात में आप वापस आए। लेकिन अब जो बड़ा सवाल है वो ये कि मुस्तकबिल क्या होगा, शहरी सिंध की सियासत का मंजरनामा हमें हमारे सामने क्या उभर कर आ रहा है कि अगर 2018 में इलेक्शन होंगे तो कौन सी वो जमातें हैं जो जिनको मैंडेट मिलेगा शहरी सिंध का। जो हमारा अब तज्जिया है वो ये कहता है क्योंकि MQM जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की प्रेशर का शिकार है, वो तकसीम हो चुकी है, उसमें डिसेंट आ चुका है, तो कराची का जो मैंडेट है वो बहुत डिवाइडेड होगा, और हमें नहीं लगता कि कोई एक जमात उभर कर आ जाएगी मजबूती के साथ। तो इस पूरे पॉलिटिक्स में हमें कि पीपल्स पार्टी भी अपना हिस्सा लेगी, PTI भी लेगी, आप भी मौजूद होंगे वहाँ पर, MQM पाकिस्तान भी है, और मतलब उसके बाद अभी तक सारे MNAs MPAs हैं उनके पास। आपका एक शॉर्ट सा जो है वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट जवाब तो ये बनता है कि इस बहस में हम जाए ही क्यों, वेट कर लेते हैं 2018 तक, और हर आदमी बैठकर अपना तजिया बगारेगा, यहाँ बैठकर वेट कर लेते हैं। अब ये सवाल ही छोड़ देते हैं, टाइम के ऊपर तालात खुद फैसला कर देंगे। इन सवालों और तजियों का जो है कि जरूरत ही नहीं पड़ जाएगी, 2018 के इलेक्शन हो जाएं और उसके बाद जो इन सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। नहीं, अगर ये तो एक तो ये जवाब बनता है, तो मेरा तो दिल चाहता है कि भाई यही बोलूं कि भाई मुझे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बात करनी है, और अगर बात तो फिर मैं उसमें फिर ये बात करना चाहूंगा, दो चीजें हम जो इसको ओवरलुक करते हैं। एक तो हमने लोगों को बिल्कुल बेशऊर लाशऊर समझा हुआ है, जाहिल समझा हुआ है। हमने लोगों को खुदा न खास्ता जो है वो भेड़ बकरियां समझ रखा है। हमने लोगों को ये समझ रखा है कि वो कीड़े मकोड़े, उनकी सोच समझ कुछ है नहीं, बस कुछ भी हो, कोई ऑब्सेशन है किसी नाम के साथ, बस कुछ भी हो वो जुड़े रहेंगे, कुछ भी हो। हम ये नहीं देखते और लोग देखते कि 30 सालों में इस शहर की हालत क्या हो गई है, ये शहर तालीम में कहाँ चला गया है, ये शहर पढ़ने लिखने लोगों में कहां चला गया है, तहजीब में कहां चला गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जॉब में, आपस की रवादारी में कहां, ये हम ओवरलुक कर देते हैं। दूसरी बात हम ये ओवरलुक कर देते हैं कि जनाब ये तमाम लोग जो फैक्टर्स हैं यहां पर, उन सब लोगों की बारी आ गई। दे हैव बीन एक्सपोज्ड बैडली, मिजरेबली, दे हैव बीन फेल्ड। ऐसा नहीं कि उनको पावर्स नहीं मिली, उनको गवर्नर थे, उनके पास सेनेटर्स थे, इनका हिस्सा रहे। तो वो लोग जो वो अब किस चीज को जाकर बेचेंगे लोगों के पास। हमने हमजा भाई, आमिर भाई, हमने इस हैदराबाद के पक्का किला के वेन्यू में हमने इस नैरेटिव को दफन कर दिया है कि मुहाजिरों का MQM जैसी किसी नाम के साथ या अल्ताफ हुसैन साहब जैसे किसी नाम के साथ बड़ा ऑब्सेशन है कि लोग कुछ भी हो जाएं, वो इंडिया के टैंक पे चढ़कर आ जाएं, कुछ शहरों को तबाह कर दें, वो तहजीब छीन लें, वो लाशें दे दें 20,000, लेकिन मुहाजिर जो है वो उनके साथ ही जुड़ा रहेगा। हमने इस नैरेटिव को जमीन वो मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए का तासुर आपने गलत साबित कर। और मैं ये भी कहता हूं कि चले ना माने मेरी बात, मुझसे तो आपने सवाल किया, आपने
इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से लोग शऊर के साथ जाएंगे, मुझे लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कोई वजीर आजम का कैंडिडेट बनना, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मैंने जो आगाही देनी थी, आवाज लगानी थी, मुझे कोई शौक नहीं है वजीर आजम, MNA, MP, सेनेटर, वजीर, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। सारी चीजें अपने हाथों से 300 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। एन ब्लॉक लोग जो है वो 300 सालों के लिए और फारूक सत्तार साहब को और अल्ताफुद्दीन साहब को सेलेक्ट कर लें, इलेक्ट कर लें। मेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम मैंने पूरा कर दिया है। मैंने अपने रब को जो जवाब देना, मेरे पास उसके जवाब आ गए। मुझे कोई एम्बिशंस नहीं है, तो ये तो लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं खाले जी आप इंटरेस्टिंग, आपने ये जो बातें की इनको का कोई इंटरेस्ट नहीं, आपकी कोई एम्बिशन नहीं है, येट आपने पाक सरजमीन पार्टी बनाई है और आई थिंक कि आप इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे। मेरा सवाल आपसे यही आ जाता है कि आपने शुरू में ही प्रोग्राम में कहा था कि लोग हमारे पास आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। सबसे बड़ा सवाल तो यही आ जाता है कि लोग आपकी तरफ क्यों आ रही है। पक्का किला का आपने जिक्र किया, उसका एक अपनी तारीख है MQM की हिस्ट्री में पक्का किला की। तो अब सवाल ये मेरा आ जाता है कि आपने फिर मुहाजिर का वर्ड दोबारा इंट्रोड्यूस किया है, मुहाजिर प्राइड की आपने दोबारा बात की है। जब मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने अपने आप को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर लिया था, तो आप क्या वापस उस ओल्ड ग्लोरी को कैप्चर करना चाह रहे हैं, और क्या ये वजह है कि लोग आप पास वापस आ रहे हैं? एक तो मैंने ये नहीं कहा, मेरा ख्याल है मेरा जुमला ये नहीं था कि मेरे पास क्यों आ रहे हैं लोग। मैंने तो ये वाली बात नहीं कि मुझे तो पता है मेरा सवाल था कि क्यों आ रहे हैं, जो है वो कहीं हाँ मैंने नहीं कही ये वाली बात। दूसरी बात ये कि आपने मुहाजिर ग्लोरी की बात की या मुहाजिर नाम की बात की। मैं तो इस मुहाजिर के साथ, मैंने तो सब लोगों की पहले बात की, पाकिस्तान के परचम को मैंने अपने हाथों में उठाया है। जो लोग मुत्तहिदा की बात करते हैं या जो फारस होता है, वो तो बात ही उल्टी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मुहाजिर जितना मुहाजिर कार्ड वो इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद कोई भी इस्तेमाल करो ना। मैंने क्यों की पक्का किला में, मैंने सिर्फ मेरी 1.25 घंटे की स्पीच है। मुहाजिरों की बात मैंने शायद जो 7-8 मिनट की होगी, 7-8 मिनट 10 मिनट की होगी। क्यों की है मैंने वहां पर बात? ये जो मैं बात कह रहा हूं वो जगह ऐसी थी जो कि पक्का किला है। 30 सालों में उर्दू बोलने वालों के अलावा कोई वहां पर एंटर नहीं हुआ। तो मैंने PSP ने उस दिन इस नैरेटिव को जमी बोझ कर दिया है कि भाई मुहाजिरों को भेड़ बकरियां आप ना समझें। कोई इतना आपने उनको गया गुजरा समझ लिया है कि कोई कितना भी गलीज हो जाए, कोई कितना भी जो है वो मुल्क का दुश्मन हो जाए, कोई उसके शहरों को कितनी ही तबाही खंडरात में तब्दील कर दे, मुहाजिरों का ऑब्सेशन है आपके साथ कि वो आप MQM का नाम लगा लेंगे अपने साथ, चाहे यहां वाली हो या वहां वाली हो, तो मुहाजिर जो है जुड़ा रहेगा। और इसी बेस पे आप अपने तमाम काले करतूतों को मुहाजिरों को सामने बनाकर आप ढाल बना लें कि भाई मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे पकड़ना मत, इसलिए कि मुझे पकड़ोगे तो जो है वो मुहाजिर नाराज हो जाएगा, बिफर जाएगा, मैं रॉक एजेंट हूं, मुझे पकड़ना मत। पर आपके मैंडेट पाक सरजमीन पार्टी है, पाकिस्तान के झंडे हैं, तो आपका मैंडेट और आप कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे पूरे पाकिस्तान से या सिर्फ अर्बन सिंध से? कतरीना बीवी, मैं लाहौर गया हूं, मैं कोयटा गया हूं 3 दफा। मेरे लोग, सेंट्रल कैबिनेट के लोग जो है वो 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में खैबर पख्तूनख्वा गए हैं। मेरा जो है वो 23 डिस्ट्रिक्ट में सिंध के अंदर जो है वो ऑफिस है। मेरा पंजाब में 26 डिस्ट्रिक्ट में मेरा ऑफिस है। मैं पंजाब में खड़े होकर पंजाब की बात करूंगा, मैं बलोचिस्तान में खड़े होकर बलोचिस्तान के प्रॉब्लम की बात करूंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होकर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगा। मैंने अपनी स्पीच में ही, अगर आप स्पीच सुनिए, मैंने कहा है कि 3,50,000 बच्चे हर साल ग़िज़ा और पानी ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। किसकी FIR कटवाऊं मैं? कराची में, हैदराबाद में मुहाजिरों के बच्चे नहीं मर रहे पूरे। मुस्तफा कमाल साहब, पाक सरजमीन पार्टी, जैसे आप कतरीना ने आपसे भी पूछा था, मेरे ख्याल से ये एक नेशनल पार्टी अब बन चुकी है। आप जिस तरह ऑफिसेस बना रहे हैं, तो कराची और हैदराबाद से जरा बाहर निकलते हैं, जरा नेशनल इशूज पे जाते हैं। अमूमन जरा आप वेल लेफ्ट कर देते हैं। मैं आपके 3-4 इंटरव्यूज देख रहा था जब बात नेशनल इश्यूज पे होती है। सर मुझे बताएं, वेयर डज मुस्तफा कमाल एंड PSP स्टैंड ऑन द पैनामा इशू? सर आप क्या ख्याल है आपका PSP का पैनामा के बारे में? नहीं हमजा भाई, मैंने बिल्कुल इस वाली बात को तो कभी लेफ्ट नहीं किया, और मैं भी बता देता हूँ आपको, बड़ा क्लियर है हमारा स्टांस। देखिए, मैंने तमाम, जब बिल्कुल हाइप क्रिएट थी इसकी, उस वक्त भी हम ये कहते थे कि मुझे इस वाली बात को भी मैं नहीं कर रहा कि वज़ीर आज़म को जाना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, नहीं, मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। मेरा ये सवाल है, मैं सवाल करता था
मुझे ये बताया जाए कि एक वजीर आजम को, मैं ये सवाल करता हूं, मैं खुश नहीं हो सकता ये देखकर कि एक वजीर आजम जा रहा है, दूसरा वजीर आजम आ रहा है। इसलिए नहीं हो सकता, अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकता कि मुझे दूसरे वजीर आजम के आने में और इसके जाने में मुझे लोगों का कोई भला होता हुआ नजर नहीं आता। क्यों? कि क्या कोई ये रिफॉर्म्स हमने कर लिए हैं कि भाई अगला वजीर आजम जो आएगा उसके बाद करप्शन इस मुल्क में नहीं होगी? क्या हमने कोई ऐसी चीजें कर ली हैं कि जिसके बाद मुझे ये उम्मीद हो जाए कि हाँ भाई ये वाला आदमी चला गया, नया आदमी जो आएगा उसके बाद जो मेरे मुल्क में ये वाली प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी? हमजा भाई नहीं की ना हमने। एपीएस का वाकया हो गया, राइट? एपीएस का वाकया हो गया, स्कूल में बच्चे मर गए 2 साल पहले। हमने अपने स्कूलों को महफूज कर लिया है। नेशनल एक्शन प्लान आता है सर, रिफॉर्म पीएसपी नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद के ऊपर क्या कहती है? सर नेशनल एक्शन प्लान में कितनी चीजें अमल दरामद हुई? भाई आर्मी ऑपरेशन ही था नेशनल एक्शन प्लान में। आपको अपनी पुलिस के रिफॉर्म्स को नहीं करना था? मैं तो पहले दिन से चीख रहा हूं, पहले दिन से बात कर रहा हूं कि भाई आपको जुडिशरी रिफॉर्म करना है, आपको इमरजेंसी लगानी है हेल्थ एजुकेशन में, आपको पुलिस रिफॉर्म, पुलिस ने टेक ओवर करना है। आर्मी ऑपरेशन आप कितने सालों तक चलाएंगे जनाब? किस मुल्क में ताहयात जो है वो आर्मी ऑपरेशन चल रहा होता है? आपको अपने इदारे जो है वो री स्ट्रेंथन करने हैं, आपको रिहैब करने हैं, उसको आपने रिफॉर्म्स करने हैं वहां पे। तो ये तो एक हो गई ये वाली बात। अब बात हो गई कि अब आ जाते हैं बिल्कुल इसकी सरसरी सी बात पे, आया कि एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब ने जो वजूहात पेश की हैं, जो खत पेश किया है, बिल्कुल बहुत ही भोंडा है वो, उसके अंदर बहुत सारे लकूनाज हैं। लेकिन ये इस मुल्क में ऐसे ही हो सकता है जहां पर छुट्टियों पे चले जाएं जजेस, जहां पर जो है उसको कोई मसला ना समझा जाए। अच्छा, इन सारी चीजों में किसकी क्रेडिबिलिटी लूज हुई है? हुकूमत की क्रेडिबिलिटी लूज हुई है। हुकूमत अपने आप को पेश करके, अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, अपने आप को पेश करके उसको बिल्कुल ऐसा करते कि किसी को उंगली उठाने की उसके ऊपर जो है वो गुंजाइश नहीं रहती, वो ज्यादा क्रेडिबल हो जाते। तो इस पूरे फिनोमेना में अगर किसी ने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है, हुकूमत ने बहुत सारे सवालात जो है वो अनआंसर्ड जो है वो छोड़ दिए हैं। ये मेरा जवाब। लेकिन अगर हुकूमत चली जाती है, आ जाती है, मैं बहुत ज्यादा को खुश हूं नहीं। मैं अपने आप को झूठी तसल्ली दे नहीं सकता, इसलिए कि मुझे इस मुल्क में आगे आने वाले आदमी से कोई अच्छा होता हुआ दिख नहीं रहा मेरे भाई। सही है मुस्तफा भाई, जनवरी आने वाला है जी, और आखिरी मेरा ख्याल है हमें फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि अब हैदराबाद के अंदर जो आपने एक करिश्मा दिखाया है जी, मेरे नजदीक इट्स अ मिरेकल हैंड्स डाउन। कराची में अब आप जा रहे हैं जी जनवरी के अंदर, और ये बड़ा मेरा ख्याल है पीएसपी, अगर 10 साल बाद आप तारीख देखेंगे पाक सरजमीन पार्टी की, तो ये जो आप कराची में जलसा करेंगे सर, कराची में पावर शो करेंगे, ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा पीएसपी की तारीख के अंदर जो है। सर क्या कहना चाहेंगे आप कराची के अवाम को रिगार्डिंग पीएसपी एंड मुस्तफा कमाल एंड एवरीबॉडी इन पीएसपी? क्या कहना? कराची की अवाम जो है वो बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है। हम हर गली जा चुके हैं, कराची के हर मोहल्ले जा चुके हैं। लोगों का हमने नब्ज पे हमारे लोगों के हाथ है। लोग हमारी सारी बातों को बिल्कुल ओवरवेलमिंगली जो है वो हमें जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग हमें सराह रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। हमने इस तमाम चीजों को एक इंशाल्लाह ताला एक ओवरवेलमिंग हमने आपको एक जेस्चर दिखाना है 29 मुस्तफा भाई, अगर ये कहा जाए कि इसको नटशेल में अगर ये कहा जाए कि मुस्तफा कमाल साहब कराची के लोगों को कह रहे हैं कि सियासत के अंदर जज्बात से फैसला ना लें, शऊर से फैसला लें, तो ये क्या ठीक होगा? बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों को यकीन जाने हमजा भाई, मैं कोई एग्जरेशन नहीं कर रहा, मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रहा। लोग हम हैदराबाद घूमे, मार्केटों में घूमे, बाजारों में घूमे, कराची में, आप यकीन जाने मुझे हर आदमी जो भी मिलता है कहता है कि बेटा डटे रहना, जाना नहीं, अल्लाह तुम्हें फतह देगा, दुआएं करते हैं लोग। किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, किसी ने ये वाली बात नहीं की है। आमिर शायद आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, जैसा आपने खुद बयान किया कि पूरा मैंडेट मिला, लेकिन क्योंकि यहाँ का निज़ाम ऐसा है, तो वो मैंडेट के बावजूद जो है शहरी सिंध के जो कुछ जायज़ वो हैं मसाइल हैं, उसको हल कराने में नाकाम रहे। क्योंकि अगर सिंध असेंबली में आपको फ़र्ज़ करें पाकिस्तान सरजमीन पार्टी को पूरी नशिस्तें मिल जाती हैं, उसके बावजूद भी क्या आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर करवा सकेंगे? क्या जो इस शहर के बड़े बड़े मसाइल हैं उनको आप हल करा सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि इस सिलसिले में, जैसे मुत्तहिदा ने भी बकौल आपकी कोशिश की थी, लेकिन हर बार कम तनख्वाह पे काम करने पे तैयार हो गई बकौल आपके,
तो अब आपको क्या उम्मीद है, किस तरह से करेंगे? और सेकेंडली कि क्या आप समझते हैं जो 2-3 बड़े मसाइल अगर आप शहरी सिंध के कहेंगे 1, 2, 3 क्या होंगे? जी मुस्तफा भाई 1 मिनट रह गए तो जरा प्रिसाइज आंसर चाहिए होगा। कैरेक्टर करवाता आमिर भाई, मैं आपकी इस बात से बड़ी हम्बली डिसएग्री करूंगा कि जो उनके पास पावर थी और वो नहीं करवा सके और वो कोशिश की नहीं की कोशिश उन्होंने, उनकी इंटेंशंस लैक करती थी, एक फोन कॉल पे मान जाते थे, रात को कुछ कहते थे सुबह और उनका कैरेक्टर ही नहीं था, उनके ऊपर केसेस थे, उनके ऊपर बैगेजेस थे सारे, इस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज करते थे। मेरे साथ ये बैगेज नहीं है, मैं रॉक एजेंट नहीं हूं, मुझे जो रहमान मलिक साहब आकर जो डराएंगे नहीं, मुझे फेडरल गवर्नमेंट से जो सपोर्ट नहीं चाहिए, नहीं कर सकेंगे, लोगों से माफी मांगेंगे, जान छोड़ेंगे लोगों की और लोगों के मैंडेट वापस कर देंगे, कहेंगे भाई जो तुम्हारे हुकूक दिला सकता है उसको वोट दे लो, खुदा की कसम मसला हल होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितना मैंडेट था पूरे मुल्क का मसला हल कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क का मसला हल कर सकते हैं इस मैंडेट के साथ जो एमक्यूएम के साथ मैंडेट था, और इनको करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं।